आज एक बड़ा दिन बीतने वाला है। मैं जानता हूँ कि जब हम सब परिवार एक साथ इकट्ठा होंगे तो मज़ा आएगा ही। और साथ ही साथ यह आज का दिन आंसू बहाने के बजाय फिजूल की बातें करने और एक दूसरे के साथ बहस करने में गुजर जाएगा। खैर, आज की यह तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता, भले ही सब भूल जाएं। आज के ही दिन मेरी सुधा, मेरी पत्नी, मेरी सहेली, मेरे बच्चों की माँ छोड़कर चली गई, और एक ऐसी जगह जहाँ का ना मुझे नाम पता है ना ठिकाना। यही सोचते सोचते मेरा ध्यान टीवी के शोकेस में चला गया। यह क्या, सुधा मुझे ही निहार रही है। झट से सुधा की फ़ोटो को मैंने बाहर निकाला। यह सुधा का बहुत सुंदर फ़ोटो था और उसके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी। मैंने रुमाल से फ़ोटो पर जमी गर्द झाड़ी। छोटे भाई ने कहा, तरीके से रोज़ फ़ोटो भी नहीं पोस्ट सकती अपनी पत्नी की? काम हो ना हो, व्यस्तता बहुत रहती है तुम्हारी। उसके स्वर में उल्हाना थी। शायद वह कोई बड़ी बात कहना चाहता था, लेकिन इस मौके का ख्याल कर इतने पर ही रुक गया। लाओ मुझे दो, इतनी धूल जम गई है। छोटा भाई मुझे तुम कहता है, आप नहीं। हमारी उम्र में बामुश्किल 2 साल का अंतर है। फ़ोटो उसने मेरे हाथ से जबरन ले ली और भीतर से एक साफ कपड़ा मांगने के लिए दीपा को आवाज़ दी। दीपा सभी बच्चों के साथ ताश खेलने में लगी थी। वह घर की सबसे बड़ी बेटी है, शायद इसीलिए हम सभी की लाडली थी। वह सबकी ज़रूरतें समझती है। एक बहुरंगी साफ सूती कपड़ा थमाकर वह तेज़ी से वापस भागी। उसकी चाल बाकी है। ताश का खेल निर्णायक मोड़ पर आ गया है। छोटे ने कपड़े को झाड़ा और तरीके से फ्रेम के कांच को साफ करने लगा। मैंने गंभीर स्वर में कहा, डर है अगर रोज़ अच्छे से साफ करूँगा तो कहीं जिंदा होकर फ़ोटो से बाहर निकलना आए। छोटे ने बुरा सा मुँह बनाया। बड़े भैया को बताता हूँ कि तुम सुधा भाभी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। बड़े भैया से हम सभी कुछ डरते हैं, कम से कम लिहाज तो करते ही हैं। फिर भी मैं ज़ोर से हंसा। दीपा तब तक चाय लेकर आ गई। तूने बनाई है बेटा? मैंने उत्साह दिखाया। नहीं, बनाई तो बड़ी माँ ने है। तो बेटा बड़ी माँ से मांग कर, सुन जरा, बटर अच्छे से लगाना। सुन लीजिए, बड़ी माँ ने कहा है कि पूजा के बाद ही मुंह में अन्न डाल सकेंगे। दीपा ने फरमान जारी करने वाले भाव में कहा, ये तो गलत है बेटा। अनुनय भरे स्वर में मैं बोला, तुम लोग तो अभी बर्गर खा रहे थे, वह अन्न नहीं है क्या? हाय, बच्चों के लिए नियम नहीं है। बच्चे कोई पूजा में नहीं बैठ रहे हैं, उन्हें अलाउड है। बड़ों को पूजा के बाद ही मिलेगा। यह तो गलत है बेटा, मैंने मायूसी दिखाते हुए कहा। हाँ चाचू, गलत तो है। कुछ धीमी हो गई दीपा की आवाज़। चुपके से एक बर्गर ला दूँ? नो नो, मैं सकपका कर बोला। तेरी बड़ी माँ को पता चल गया तो चाय भी छीन लेगी। अनन्या के जाते ही छोटा भाई भड़क गया। भाभी के लिए तुम एक दिन भी कष्ट मत सहना, बरसी के दिन भी नहीं। अरे सुधा को पता है कि मैं भूख से छटपटा जाता हूँ, और ऐसा कौन सा नियम है कि चाय तो पी सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। यह भाभी की खुशी के लिए ही है, कुड़कर बोला छोटा भाई। अरे, ऐसी कौन सी पत्नी हुई है जिसे पति को भूखा देखकर खुशी मिले। प्रकाश भैया बाहर से सामान लेकर आ गए। चप्पल दरवाजे पर उतार कर तेज कदमों से भीतर आ गए। एक प्लास्टिक की कुर्सी खींचकर चुप बैठ गए हैं। कौन सी सोच में गुम है पता नहीं, मानो सबसे ज़्यादा आज वही दुखी हैं। शायद होंगे भी। सामान बाहर वंदना भाभी को थमा दिया है। दोना, पत्तल, अगरबत्ती, पूजा की कुछ अन्य सामग्री और कागज़ के डिस्पोजेबल ग्लास हमेशा जल्दी में रहते हैं। यह रख लो, वह उठा लो, चलो दरी बिछा दो, चलो चटाई हटा दो। अपने काम में डूबे रहते हैं। घर में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा मतलब ही नहीं है उन्हें। बड़े भैया भी तैयार होकर आ गए हैं। उन्होंने इस्त्री किया हुआ कुर्ता पायजामा पहना है। उनके हाथ में आज का अखबार है। वे खड़े होकर बुक शेल्फ में रखी मेरी किताबें देखने लगे। उन्होंने सूचना दी, सुधा के बारे में तुम जो भी बोल रहे हो वह भीतर सुनाई पड़ रहा है। तुम्हारी भाभी अभी सुनाएगी कसकर।
उसने सुन लिया है। मैं चिढ़ गया। अरे, मैं कौन सा नॉनवेज खाने या पिक्चर जाने की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। इस प्रकार अपेक्षाकृत धीमे स्वर में कहा, लेकिन भाभी ने वह भी सुन लिया। उल्टा सीधा मत कहिए विकास जी। अरे भाभी, यही लोग मुझे उकसा रहे हैं। बड़ी भाभी की अंदर से गुस्से में कुछ बोलने की आवाज़ आई, पर मैंने बात पलट दी। अब तो 1 साल हो गया है ना प्रकाश भैया। तो आप लोग कह रहे थे कि साल भर कोई शादी ब्याह नहीं। दीपा की शादी अब करेंगे ना? चाहते तो हैं विकास, लेकिन कमाल है आजकल के बच्चे। दीपा तैयार ही नहीं हो रही है शादी के लिए। समय कितना बदल गया है। अब तो हम भी जोड़ नहीं देते। आजकल की पीढ़ी ही अलग है। शादी नहीं, बच्चे नहीं, पढ़ाई लिखाई और करियर, बस। 27 पूरा कर लेगी इस अक्टूबर में। अभी ध्यान नहीं देंगे तो देर हो जाएगी। मैंने सचमुच चिंता व्यक्त की। तमतमाई हुई दीपा कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। पीली लॉन्ग स्कर्ट और सफ़ेद टॉप में 20-22 साल से अधिक नहीं लग रही है। बिल्कुल गुड़िया जैसी। नहीं करनी है मुझे शादी, समझ लीजिए। खूब गुस्से में बोल रही है, तमतमा कर। चेहरा लाल हो गया है, आंखें और बड़ी हो गई हैं। अगर सलमान खान बोले तब भी नहीं? मैंने स्वर को अत्यधिक गंभीर बनाने की कोशिश की। मुझे पता है वह सलमान की फ़ैन है। चाचू, जोर से बोली दीपा। इस एक शब्द में सारा गुस्सा बंधा हुआ था। पैर भी पटके उसने। हालांकि यह गुस्सा कम, गुस्से का प्रदर्शन अधिक है। मशक्क़त का काम। गुस्सा भी दिखाना है, हंसी भी रोकनी है। बड़ी भाभी की आवाज़ आई, कैसा हमारा घर है? श्राद्ध के दिन भी नॉनवेज खाने और सिनेमा, शादी की बात चल रही है। ओ भाभी, पूजा क्यों नहीं कराती जल्दी? भूख लगी है सबको कि नहीं? भूखा आदमी और कैसे बात करेगा? अब मैं भी शेर होने लगा। सुधा के देहांत को आज पूरा 1 साल हो गया है। पूरा घर इकट्ठा हुआ है। हम सभी भाई और उनका परिवार। कल से ही सब आ गए हैं। बड़े भैया और बड़ी भाभी, प्रकाश भैया और वंदना भाभी, छोटा भाई और उसकी पत्नी। सबके बच्चे भी हैं, गिनकर 2-2, कुल मिलाकर 8। प्रकाश भैया की बेटी कहती है कि अभी शादी नहीं करनी है। मतलब यह दीपा के विचार हैं। बड़ी भैया के आने पर मैं उठकर खड़ा हो गया। उनके लिए कुर्सी खाली कर दी। बगल के दीवान पर भी बैठने की जगह है। कमरा बड़ा है। तब तक शिप्रा और यश खाने की मेज की सेट की 2 कुर्सियां हाथों में उठाए कमरे में आ गए। डाइनिंग चेयर। कल से भीड़ भाड़ में दोनों बच्चों को शायद माँ की याद भी नहीं आई होगी। वैसे भी 18 साल की शिप्रा समझदार है और 4 साल छोटे भाई यश को सहजता से समझा लेती है। कल से बच्चों ने घर में धमा चौकड़ी मचाई हुई है। माँ को गए 1 साल हो गया है। समय मरहम का काम भी करता है। फिर भरा पूरा परिवार है तो दुख तकलीफ को घर में ठिकाना बनाने के लिए जगह कम मिलती है। बड़े भैया बैंक से रिटायर हुए हैं 5 साल पहले। उनके बाद मंझली प्रकाश भैया एक स्थानीय कंपनी में अकाउंटेंट हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी में उनका आखिरी साल है। मैं बेंगलोर में आईटी फर्म में हूँ। अपना मकान बना लिया है अच्छे इलाके में। छोटा भाई सरकारी उपक्रम में है। सब मेरे यहाँ बेंगलोर में आज जमा हुए हैं और 1-2 दिन में चले भी जाएंगे। सिर्फ प्रकाश भैया अभी रुकेंगे कुछ दिन। बड़े भैया बोले, बच्चों को जोड़ देना मुश्किल है। वैभव भी 30 साल का हो जाएगा। वह भी शादी नहीं करना चाहता अभी। करियर को लेकर इतने सजग हैं बच्चे। मैंने आवाज़ थोड़ी नीची की। लेकिन प्रकृति के भी तो कुछ नियम होते हैं। प्रकृति तो अपना काम समय पर करती है। हमारी समय में 22-23 साल बहुत ज़्यादा हो जाते थे, नहीं? छोटा भाई बोला, प्रकृति समय और स्थिति के अनुसार नियम बदलती है। अब देख लो, पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब 45-46 डिग्री रहती है। हमें तो जब नौकरी लगी थी, मतलब हमारी 25-26 की उम्र में पुणे गए थे, तब अप्रैल मई के महीनों में बिना पंखे के रहते थे। था ही नहीं घर में पंखा और उसकी ज़रूरत भी नहीं कभी महसूस हुई। याद नहीं आता। अब तो फरवरी में ही कूलर एसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आदमी स्थिति के हिसाब से कर लेता है। बात चल रही है शादी की उम्र की। तुम उदाहरण दे रहे हो ग्लोबल वार्मिंग का। छोटा भाई सकपकाया, फिर बोला,
यही तो तुम समझ नहीं रहे हो। यह स्थिति के अनुसार अनुकूलन की बात है। विवाह की उम्र पर भी लागू होता है। बाप रे चाचू, इतना बड़ा बड़ा थ्योरी क्यों सुना रहे हो? वैभव आंखें फाड़ कर पूछ रहा है। वह किसी काम से भीतर घुसा है। तेरे ही कारण सुना रहा हूँ यह थ्योरी। पर इस सब के पीछे तू ही है। पहले पीड़ा ले जाने दीजिए, माँ मांग रही है। कलश जो रखना है और बर्बाद होने के लिए शादी करना ही जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप के रिसर्च बेस्ड मैसेज पढ़कर भी बर्बाद हुआ जा सकता है। बड़े भैया ने बुरा सा मुंह बनाया। मैंने बड़ी मुश्किल से गंभीर बने रहने की कोशिश की। वैभव पीढ़ा लेकर बाहर निकला है, मानो किसी जाल में फंसने से बच गया। वैभव को शादी क्यों नहीं करनी? मैंने बड़े भैया से पूछा। यह पूछना कुरेदने जैसा था। दरअसल इस विषय पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। एक बार तो बड़े भैया ने यह भी कह दिया था कि हम तो बच्चों को दोस्त जैसा ट्रीट करते हैं। हम बच्चों की जोर जबरदस्ती शादी वाले लोग थोड़े ही हैं। चश्मा आंखों से उतार कर बड़े भैया कुर्ते से साफ करने लगे। असहज होने पर बड़े भैया चश्मा साफ करने लगते हैं और प्रकाश भैया दांतों से नाखून काटने लगते हैं। तभी बड़े भैया ने कहा, वैभव कहता है कि फैमिली की जिम्मेदारियां क्यों उठाई जाएं। कहता है अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है। उनका स्वर अनमना है। अच्छा खासा है, एमबीए किया है, वह भी टॉप कॉलेज से। कुछ समय भर की बात है, नौकरी मिलनी ही है। फिर घर में भी पैसे की ऐसी कोई तकलीफ तो है नहीं। जिम्मेदारी कैसी? सेटल मतलब क्या? उसी से क्यों नहीं पूछते? नहीं करनी शादी, बस नहीं करनी। पूछना तो पड़ेगा ही, मैंने कहा। अब कब तक प्रश्नों से कन्नी काट कर निकलेंगे? तुम्हें आज का ही दिन मिला है? उल्हाने भरे स्वर में प्रकाश भैया ने कहा। हम सब एक साथ मिलते कहाँ हैं? अच्छा तो है सब इकट्ठा हुए हैं तो सभी ज़रूरी बातें की जानी चाहिए, और वह ज़रूरी बात है शादी ब्याह। नहीं है? मैंने कुड़कर कहा। दोनों बच्चे बाढ़ की तरह बढ़ रहे हैं। अभी तक इनके लिए कुछ सोचा ही नहीं गया है। कमाल है, सोचा गया है। कई बार बात भी हुई है। बड़े भैया सफाई देने वाले अंदाज में बोले। हाँ, वैभव करियर को लेकर बहुत गंभीर है। गनीमत है आप यह नहीं कह रहे कि शादी ब्याह सब भगवान के हाथ में है और भगवान ही जोड़ियाँ बनाता है, मैंने कहा। वैसे ये भी सही है, प्रकाश भैया जल्दी से बोले। जब होना हो तो सब रास्ते निकल आते हैं, स्थितियाँ बन जाती हैं। तो फिर हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? समय आने पर सब अपने आप ही हो जाएगा। विकास, ये नहीं कह रहा मैं। मेरा कहना है कि कोशिश करें, लेकिन फसल तो ऋतु आने पर ही होगी। ऋतु आ गई है, मैंने कहा। और अब वैभव से बात करनी चाहिए, दीपा को समझाना चाहिए। थोड़े से बहस मुबाहिसे के बाद दोनों बच्चे भीतर आ गए। घर के सभी बच्चे बड़े सहज हैं, जिसके लिए अंग्रेजी के शब्द हैं फ्रेंडली। कोई औपचारिकता नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक सीमा तक किसी का कोई लिहाज भी नहीं। बड़ों से कोई संवाद हो तो घर के सारे बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, यही मुश्किल है। वैभव भीतर जमीन पर बिछी पीले किनारों वाली मोटी लाल दरी पर मजे से बैठ गया। चाचू, दीपा का दीपा से पूछ ले। अपना तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आई एम टोटली अगेंस्ट द मैरिज सिस्टम। विवाह प्रथा पर मेरा कोई विश्वास ही नहीं है। झंझट मोल लेना ही नहीं है मुझे। वैभव मुझसे संबोधित था। वह इतने सपाट लहजे में दो टुक बात कर रहा था कि हम सभी सकपका गए। प्रकाश भैया कुछ नाखुश दिखे। बेटा, मैंने कहा हमारा परिवार इतना समझदार है, हम लोग कितने विवेक संपन्न हैं कि बच्चों से ऐसे विषयों पर खुलकर बात कर लेते हैं। बहुत जगह तो मैं जानता हूँ ऐसे प्रश्नों पर बच्चों की मार कुटाई की नौबत आ जाती है। कितने घरों में तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि शादी तय कर दी जाती है। अब दीपा भी भीतर आकर जमीन पर चुक्का मुक्का होकर बैठ गई। चाचू, अब वह जमाना नहीं रहा, समय बदल गया है। लड़कियां आत्मनिर्भर हैं। अब लड़की आर्थिक रूप से किसी सहारे की मोहताज नहीं। ए चुप कर दीपा, बड़े भैया के सामने इतना बात कर रही है। सब चीज़ में बढ़ चढ़कर बोला मत कर। प्रकाश भैया दीपा को डांट रहे हैं। पापा, चुप कराने से क्या होगा? मैं फैशन डिज़ाइनिंग में पीजी कर रही हूँ।
मल्टीनेशनल कंपनियां बुला रही हैं मुझे। मुझे किसी आश्रय की ज़रूरत नहीं है जीवन में। दीपा के स्वर में आत्मविश्वास है। अरे हाँ दीपा, छोटे भाई ने उत्साह से कहा। तो बेटा ऐसा तू कर, तू किसी को सहारा देने के लिए उससे शादी कर ले। कैसी बढ़िया बात। दीपा की बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में भरपूर नाराजगी है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि शादी करनी है। तुम लोग कह रहे हो कि आत्मनिर्भर है, बड़ी कंपनी में काम मिल जाएगा। अरे कोई तुक है, कोई संगति है? मैंने कहा। दीपा किंचित ऊंची आवाज़ में बोल रही है। करियर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। करियर को लेकर समझौता नहीं। शादी करूंगी तो मेरे करियर पर असर पड़ेगा। बेटा, शादी तो खुद एक करियर है। हम लोगों ने शादी की तो क्या हमारा करियर चौपट हो गया? मैंने खुले में रखे बतासे की ओर बढ़ते एक काले मोटे चींटे को गोल किए हुए अखबार से दूर करते हुए कहा। चींटे को देखकर दीपा चौकन्नी हो गई। कहीं चींटा उसकी ओर ना बढ़े। चींटे से उसे बहुत डर लगता है। वह सावधान की स्थिति में आ जाती है। कुछ भी करे, उसकी नज़र चींटे पर ही बनी रहती है। चींटा दिमाग में घुसा रहता है। पहले की बात और थी चाचू, तब लड़के कमाते थे, लड़कियां घर का काम संभालती थी। अब दोनों को काम करना है, दोनों को ऑफिस जाना है, दोनों को प्रमोशन लेना है। मैं समझाने वाले भाव में बोला। परस्पर समझ की ज़रूरत है बस। लोग शादी कर ही रहे हैं, सुखी भी हैं बहुत से, क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरतों के साथ एडजस्ट करते हैं। मिलकर चलेंगे तो दोनों ऑफिस जाएंगे, साथ देंगे एक दूसरे का तो दोनों प्रमोशन पाएंगे, पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब मैंने बात को हल्का करते हुए कहा, अगर शादी नहीं करेगी तो तुझे चींटे और छिपकली से कौन बचाएगा? ठीक कह रहे हैं चाचू आप, वैभव ने जल्दी से कहा। कम से कम इसे तो शादी कर लेनी चाहिए, छिपकली से प्रोटेक्शन के लिए। दीपा ने बगल में धरी प्लास्टिक की थैलियों का बंडल पूरी ताकत से खींचकर वैभव को दे मारा है। तुम बाहर चलो वैभव भैया, अभी सब मिलकर तुम्हें बताते हैं। मैंने क्या किया है? तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। वैभव आश्चर्य का प्रदर्शन करते हुए बोला। तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? इतने इनोसेंट हो तुम कर लो शादी। वैसे तो तुम्हें ठीक करने के लिए कोई चाहिए भी। 10 मिनट में पूजा शुरू करेंगे, सुन लीजिए सब लोग। बड़ी भाभी की आवाज़ दूर से भीतर आई है, गूंजती हुई सी। किचन और डाइनिंग स्पेस इस कमरे से सटा हुआ है। चलो भाई, अब खाने को मिलेगा कुछ। पूजा की बात हो रही है, प्रकाश भैया कुड़कर बोले। एक ही बात है, पूजा के बाद ही तो खाना मिलेगा। मैंने दोनों बच्चों की तरफ देखा। तुम दोनों के पास अब 10 मिनट है, या 10 मिनट तुम लोगों से कोई छीन नहीं सकता। अपने सारे तर्क और अपनी सारी दलीलें रख दो। मैं किसी फिल्म के नायक से अंदाज में बोल रहा था। प्रकाश भैया ने मुंह बिचकाया। बच्चों के साथ तुम भी बच्चे बन जाते हो। हाँ भाई वैभव, मैंने प्रकाश भैया की बात पर ध्यान दिए बिना कहा। तो क्यों नहीं करने तुम्हें शादी? क्यों भला? बड़े भैया ने कहा। हाँ बेटा, हमने बताया नहीं, पर अब लोग तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं। रतलाम से अभी एक रिश्ता आया है, ठीक लगते हैं लोग, अपनी तरफ के हैं। पापा, मैंने कहा तो है कि मुझे शादी, बच्चे, ये सब जिम्मेदारियां नहीं संभालनी। क्यों नहीं संभालनी भला? प्रकाश भैया भड़क कर बोले। तुम्हें क्या एलओसी पर जाकर दुश्मन के सैनिकों को खदेड़ना है? हाँ नहीं तो? मैंने जल्दी से कहा। और तो और सैनिकों को खदेड़ने वाले भी शादी करते हैं भाई। वैभव ने बुरा सा मुंह बनाया। बड़ी वाहियात बात है। शादी करो, बच्चे हो जाए, फिर उनके लिए जीवन भर लगे रहो। फैमिली ऑब्लिगेशंस, उसी में जीना, उसी में मरना। इससे तो अच्छा अनाथ बच्चों की मदद करने वाला एक एनजीओ ज्वाइन कर लो। अच्छा, लड़कियों की तो और भी मुसीबत है। माँ बनकर अपना स्वास्थ्य और फिगर दोनों खराब करती है लड़की। कितने दिनों तक अपने हिसाब से जी नहीं सकती। छुट्टी और घूमने से लेकर सारी योजनाएं बच्चे को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं लोग। शादी क्यों करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं लोग। मैं किंचित गंभीर हुआ। बड़ी बड़ी मॉडल और हीरोइन भी माँ बनती है, प्रकाश भैया बोले। अपना ध्यान उचित रूप से रखा जाए तो सब ठीक रहता है। सामान्य मामलों में बहुत आत्म केंद्रित होना ठीक नहीं। सुविधा परस्त होने को आधुनिकता से जोड़ना भी ठीक नहीं।
और अभी तो विवाह की बात चल रही है, बच्चे की बात कहाँ से आई? मैंने बात काट कर कहा। अब देखो बेटा, कल रिया आई है, कितने दिनों बाद, है ना? कितना मज़ा आया। रिया छोटे भाई की बेटी है, 10 साल की है, घर की सबसे छोटी सदस्य। तो घर में शरीफा रखा था, बड़ा सा और पका हुआ, गहरा धुला हरा। मुझे बहुत पसंद है शरीफा। मैं बस खाने ही वाला था, रिया सर पर खड़ी हो गई। शरीफा देखकर मुंह से पानी आ गया उसके। एक ही था तो मैंने उसे दे दिया। एक एक बीज निकाल कर पूरा शरीफा खा गई। आधे घंटे तक मज़े लेकर खाती रही। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता। आपको मज़ा आया? दीपा ने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य है। हाँ बेटा, और इसी सुख के लिए तो परिवार चाहिए कि आपका शरीफा कोई दूसरा खा जाए। मतलब यह है कि ऐसा सुख आपको ही मुबारक हो चाचू, वैभव बोला। रिया अगर मेरा शरीफा खा जाएगी और वह भी मज़े लेकर मुझे दिखा दिखा कर, तो मैं पेट में हाथ डालकर निकाल लूँगा। बड़े भैया चिढ़कर बोले। तो कहीं कुछ संवेदना है कि नहीं? तेरी छोटी बहन है वह, और 10 साल की भी नहीं। ये तो छोटी बात है चाचू। मुझे तो ये बताइए कि किसी से शादी करो, साथ रहो, फिर उसे कुछ हो जाए तो फिर वह दुख लेकर जीते रहो, आपकी तरह, जैसे आप रह रहे हैं। मानो चलता हुआ जहाज अचानक हिमखंड से टकरा गया हो। हम सभी चिढ़ गए। क्या कहा? छोटे भाई ने कठोर स्वर में कहा। नहीं वैभव, ऐसा नहीं कह सकता। वह घर का समझदार लड़का है। क्या बोल रहा है वैभव? प्रकाश भैया जोर से बोले। पागल है पूरा, दीपा बोली। ठीक पूछ रहा हूँ चाचू। आपका शरीफा रिया खा गई, इसमें भी आपको सुख है। ये तो बात समझ में आती है। यह तो बड़ी स्वाभाविक बात है। अब बताइए, अब चाची से। एक क्षण को ठिठका वैभव। वह सुधा के लिए ही कह रहा था। चाची से आपने मैरिज नहीं की होती तो आपको यह दिन थोड़े ही देखना पड़ता। तो मेरी समझ में नहीं आता कि बिना मतलब एक संबंध क्यों गढ़ा जाए, जिसके कारण हमें दुखी रहना पड़े। कितनी तकलीफ से 2 साल गुजारे हैं चाची ने। किसी से छिपा है? वैभव की आवाज़ मानो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। आज ही के दिन पिछले बरस मर गई बेचारी मेरी चाची। अब यह दुख तो रहा ना आपके साथ, हम सबके साथ, कि इससे भी कोई सुख है? नहीं, बताइए आप कि इसमें कोई सुख है क्या? एक क्षण को सब चुप रहे। पागल हो गया है क्या वैभव? कैसी बेतुकी बातें कर रहा है? इसे तो हम समझदार समझते थे, बड़े भैया जैसे किसी मंत्र की जाप से बाहर आए। कुछ समझ नहीं है इसे, जो मन में आ रहा है कह रहा है। तभी ना मैं कह रहा था कि इस अवसर पर यह सब बातें मत करो। तू बाहर चल, MBA कर लिया है तो सिर चढ़ गया है तेरा। सारी दुनिया की बुद्धि तेरे में ही है। बड़ी भाभी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई थी। गुस्से में है और चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। उसके हाथ में कोई बर्तन है या फिर दिया लगाने वाली समय। ऐसे करते हैं बात बड़ों से? वे तेरी चिंता कर रहे हैं ना, और तू उन्हें उल्टा सीधा सुना रहा है। माफ़ी मांग चाचू से। क्या बोल रही हो भाभी? क्यों बिना मतलब डांट रही हो उसको? मैंने बात को संभालते हुए कहा। मैंने किया क्या है मम्मा? वैभव भारी आवाज़ में बोला। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि संबंध बढ़ाएंगे तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी। ना हस्बैंड ना वाइफ, हैप्पी हैप्पी लाइफ। जब खोने को कुछ होगा ही नहीं तो दुख कैसा और कैसा सुख है? बेटा, खोने का भी एक सुख है, समय तुम्हें बताएगा। अलौकिक सुख, मैंने कहा। वैभव ने कुछ अजीब नज़रों से मुझे देखा। देख बेटा, वैभव सुन, सुधा से मेरा विवाह हुआ। इतने साल तक हम एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े रहे। मैं गंभीर सा हो गया था। हमने एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखा, एक दूसरे की पसंद को तरजीह दी। खूब लड़े झगड़े भी, रूठ मनोवल भी हुए। सिपरा और यश भी हमारे लिए उपहार की तरह हैं। इतने बरसों की संचित इतनी सुखद स्मृतियां हैं, सघन और ठोस सुख। खुशी का एक पूरा समंदर है, पूरी जिंदगी जिसमें डूबते उबरते बिताई जा सकती है। सारा जीवन इन सुखों का स्वाद ले सकते हैं। तुम विदा की बात करते हो, विदा का दुख तो बस एक दिन का है। बीमारी से जब सुधा जूझ रही थी तभी मिठास भरी प्यार भरी इतने अनमोल क्षण हमने बिताए। कुछ बंधनों में तो हम जन्म के साथ ही बंधे होते हैं, उन पर हमारा बस नहीं।
पर मैं उन बंधनों की बात कर रहा हूँ जो हम अपनी इच्छा और अपने विवेक से निर्मित करते हैं और जिनसे तुम बचने की बात कर रहे हो। जब हमारा विवाह हुआ ना, तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे अधिक, तब ज़रूरतें भी नहीं थी अधिक। हम ठेले पर पानी पूरी खाते थे, संडे को कोई मॉल नहीं, सब्जी मंडी जाते थे। स्कूटर पर भरा थैला साग सब्जी लेकर लौटते समय सुधा मुझे मटर छील छील कर देती जाती थी। कभी कभी छिलका छिलकर संतरे के फाँक खिलाती थी। मतलब क्या क्या बताऊं। 2 रुपए की टिकट लेकर हम फिल्म देखने जाते थे। हंसी आती है सोचकर कि हम कोई बच्चे तो थे नहीं, फिर भी चिड़ियाघर जाने पर भी इतना मज़ा आता था। ज़्यादा हुक उठी तो सर्कस देखने में घुस जाते थे। किसी खुशी के अवसर पर रात को खाने के बाद 50 पैसे वाली 3 in 1 आइसक्रीम। लेकिन यह सब सतही बातें हैं। रोज़ ऑफिस की तकलीफ़ें शेयर करने, हंसने रोने और हर दूसरे दिन अपनी तबीयत का बवाल मचाने के लिए सुधा ही तो थी। पेट तो तब मेरा भी हर दूसरे दिन फूल जाता था। छोटी छोटी चीज़ें हम एक दूसरे से पूछते थे। वह पूछती थी कि आपके ऑफिस आना है तो साड़ी पहनो या सलवार सूट, गजरा लगा लूँ क्या। ऐसी चीज़ें भी थी जिनके बारे में दुनिया में किसी और से नहीं पूछ सकते थे, अम्मा बाबूजी से भी नहीं, भाइयों से भी नहीं। उसके लिए भी हम दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए उपलब्ध थे। मेरे बोलने का क्रम गड़बड़ा गया था और उत्तेजना के कारण संगति भी नहीं थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अन्यथा यह सुख लड़का लड़की दोनों पर समान रूप से लागू होता है। लिखने पढ़ने और रचनात्मक चीज़ों से उसका सपोर्ट भी अमूल्य निधि है मेरे लिए, अमूल्य निधि। बहुत मुश्किल से रकम जुटाकर हारमोनियम दिलाया था मैंने उसे। वह जो अब भी ड्राइंग रूम में रखा है, वैसे वह भी हारमोनियम पर सरगम सिखाती थी मुझे। मैंने भी स्कूटी चलाना सिखाया था, कंप्यूटर चलाना भी। क्या क्या बताऊं और कितना कुछ बताऊं। इतना सब है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और इसी के कारण तो दुनिया चल रही है। तो उसे खोने का सुख भी अलौकिक है, क्योंकि उसके खोने के साथ ही वे स्मृतियाँ स्थायी रूप से मन पर अंकित हो गई हैं। 44 की उम्र में मैंने सुधा को खो दिया था। अब उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। तब मैं 100 का हो जाऊंगा तो भी वह 44 की ही रहेगी, मेरे साथ रहेगी जीवन भर। उसकी उपस्थिति तो बनी हुई है। आज मुझे 2 जिंदगियां जीने का विकल्प दें, बिना सुधा के दायित्व विहीन, जिम्मेदारी से परी जीवन, या फिर सुधा के साथ ऐसी जिंदगी जिसमें मुझे पता रहेगा कि 44 के बाद सुधा खो जाएगी। तो मुझे यह सुधा के कुछ समय के साथ वाली जिंदगी ही स्वीकार्य होगी। कोई विकल्प ही नहीं, कोई दूसरा विचार ही नहीं। बड़ी भाभी के फूट फूट कर रोने से मेरी तंद्रा टूटी। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ असहज होकर कहा। आखिर हुआ क्या? तुम तो उन्माद में प्रलाप कर रहे हो, पूछते हो हुआ क्या? छोटे भाई ने कुछ उत्तेजित स्वर में कहा। बड़े भैया ने चश्मा उतार लिया था और कुर्ते के किनारे से शीशे को साफ करते हुए एकटक मुझे देख रहे थे। प्रकाश भैया बाएं हाथ की तर्जनी का नाखून कुतर रहे थे। पता नहीं इस हल्ले गुल्ले में कब सारे बच्चे कमरे में घुस आए थे और बाएं कोने में गोला बनाकर बैठ चुके थे। फिर सभी हैरानी से मुझे ताक रहे थे। सिर्फ दीपा बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वह खड़ी हो गई। लगा जैसे कुछ कहना चाहती है, पर चुप लगा गई। अचानक बोलता है वैभव, लेकिन आप तो स्मृतियों में जीने को ही सुख समझ बैठे हैं चाचू। आवाज सपाट है और चुनौती जैसा कुछ है वैभव के स्वर में। स्मृतियों में जीने का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, कोई जीवन से दूर जाकर यादों में तो गुम नहीं हो गया हूँ। ये स्मृतियाँ ही तो मुझे मजबूत बनाती है, मेरी ताकत है। मैंने अब कुछ संभल कर कहा। मैं कोई बाल बिखरा कर मुड़े तुड़े मिचूड़े कपड़ों में बिस्तर पर लेट नहीं गया हूँ, बीमार नहीं पड़ गया हूँ, एकांत में नहीं चला गया हूँ, या शराब पीकर नाले में नहीं पड़ा हूँ, जंगल में नहीं फिर रहा हूँ। मैंने दृढ़ता से कहा। ये स्मृतियाँ मुझे नई ऊर्जा देती हैं, उत्साह का संचार करती हैं, सकारात्मक बनाती हैं। सुधा ने कहा था हारमोनियम सीख लेना, तो मैंने क्लास भी लगाई है। अलंकार से शुरू किया, राग बिलावल पूरा किया, आरोह अवरोह पकड़ सब सीखा, और इतने दिनों में रोज रियाज भी कर रहा हूँ। 2 दिन रियाज मत करना, छोटा भाई स्वर में अतिरिक्त चिंता उड़ेल कर बोला। हमारे लिए ना सही, बच्चों के लिए कुछ करुणा बची रहे। पापा, स्कूटर पर आप छिलने वाला फल क्यों खाते थे? अंगूर सेब क्यों नहीं खाते थे? सिप्रा ने सहज भाव से पूछा। ठीक बोल रही है सिप्रा, छोटा भाई बोला। जीवन को जानबूझकर कठिन बनाना इसी को कहते हैं।
चलते स्कूटर पर संतरा छीलने का कोई मतलब है? आदमी ना भी करे तो संतरा गिरने का डर तो है ही। मैं बिफरा, मेरी जो मर्जी होती थी वह खाता था, तुमसे पूछकर नहीं खाता था। चलो हो गई सब बात, अब पूजा करके मुंह जुठाओ सब लोग। बड़ी भाभी अब संयत होकर बोली। वैभव सामान्य हो गया है, उसका स्वर सहज है। अब चाचू, आपसे अलग से बात करूँगा। रतलाम वाली लड़की के बारे में क्या बात करूँ, उसे तो जानता तक नहीं हूँ मैं। हाँ लेकिन मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मतलब मेरी बैचमेट ही है, प्रिया। समझदार है, अच्छी लड़की है, दिल्ली की ही है, उसके पिता लॉयर हैं। तो उसके बारे में आपसे अलग से बात करूँगा। वैभव भैया, अचानक दीपा मेरा हाथ छोड़कर तेज आवाज में बोली। भारी आश्चर्य है उसके स्वर में और आंखों में भी। ऐसे तो बड़ी शरीफ बनकर दिखाते हो। चुप रह, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। वैभव आंखें निकाल कर बोला। हम सिर्फ दोस्त भर हैं और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। तो क्या सब्जेक्ट्स में यह भी रहता है कि उसके पिता लॉयर हैं? दोनों की लड़ाई फिर शुरू हो गई थी। अमूल्य निधि क्या होता है पापा? अभी जो आप कह रहे थे, सिप्रा ने मासूमियत से पूछा। मुझे हंसी आ गई। चलो भाभी, कुछ खाने को दो। सुधा के कारण भूखे रहने में तो कोई सुख नहीं है। बात सहज ही कही गई थी, पर बड़ी भाभी ने आंखें तरीर कर देखा। आप लोग बड़ी हैं, मैंने जल्दी से कहा। मैं ज़रा हाथ धोकर आया। सब उठे, मैं वॉशरूम की ओर बढ़ा। इतनी बातें याद करने के बाद एक बार रोना तो बनता ही है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली